This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः निज अश्विन कृष्णषष्ठी दिनांक 6 नोव्हेंबर 2020 सहस्रयोगम विडंगरजन्यादि कषायः शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितकौलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अद्य गुरुवर्याणां कुलट्कर महोदयानां पुण्यतिथिः वर्तते। अतः किञ्चित् कालं सहस्रयोगं पठित्वा तदनन्तरं तस्मिन् विषये एव अहं व्याख्यानं दास्यामि इति चिन्तये। विडङ्गरजनी यष्टि नागरा गोक्षुरैः कृतः कषाय मधुना हन्ति प्रमेहान् दुस्तरान्। तर्हि अयं पाठः सुलभः वर्तते। एवञ्च सुखेन योक्तुं युज्यते। तर्हि यथा मया उक्तम् अस्य भावना दत्वा योगः क्रियते चेत् तर्हि साधु। पलाशपुष्पकषाय पलाशतरुपुष्पाणां क्वाथ शर्करायुता निषेवितः प्रमेहाणि हन्ति नानाविधान्यत्। तर्हि अयमपि सुलभः एव योगः, केवलं पलाशपुष्पाणि एवं शर्करा। इदम् अत्र विशेषतः अवधेयं यत् शर्करायुक्तोऽयं कल्पः प्रमेहान् नाशयति। निषेवितः प्रमेहाणि हन्ति नानाविधान्यत्। तर्हि प्रमेहो नाम यत्र शर्करा सर्वथा वर्जनीया इति यत् इदानीं प्रचलितमस्ति तस्मिन् विषये विचारः एव कार्यः। न केवलम् एतादृशः विचारः अत्र करणीयः, अपि तु सन्तर्पणम् अपतर्पणं वा विचिन्त्य ततोनुसारेण यत्र योग्यं भवेत् तस्य तत्र उपयोगः कर्तव्यः इति सा विदृधौ निम्बादिकषायः। निम्बस्य निम्बत्वत् अमृता गुरुचि शुण्ठी दारुहरिद्रात्वक वासा फलत्रय त्रिफला पटोल निदिग्धिका कंटकारी। विद्रधि विद्रधौ निम्बादि कषायः. Is this available in the market? This seems to be good. There are many cases wherein either it is a cellulitis or this is an abscess that is becoming up, and there can be antarvidradhi as well, particularly this appendicitis, and very rarely liver abscess. So we may try to think about this. I'm already using Nimba, Guruchi, Daruharidra, Triphala
Patola in this. So these medicines are good enough available. So that is fine. Then we can use this kashaya very well. Dashamuladi kashaya. दशमूली चिन्नरुः पथ्यादारु पुनर्नवः ज्वरविद्रदिशोफेषु शीघ्रविश्वयुतोहितः. How Palashapushpa works in Prameha. Can't say. We may have to see the properties of Palashapushpa in general. There is Palashapushpas available in the market. It's marketed by only one company, and that is from Maharashtra, I suppose, not from Kerala. But Palashapushpas are used in certain cases, particularly Yoni Roga. पण अतिस्रावावरतीच वापरलाय ना का नाही. आणि मूत्रकृष्ण. Palashapushpa can be used externally in case of this Mutragraha and Mutra Vibandha. So might be it eliminates the leather from the body, and that is how it works. But we have to see the properties of Palashapushpa in particular, so that might be useful. Jvara Vidradi Shofeshe Shigru Vishwayito Hitha. Jvara Vidradi Shofa. So this might be tried in appendicitis particularly. Jvara and Vidradi and Shofa, all these are present. And anyway, Shigru is good in all these conditions. So, not a very difficult part as such. Everything is available. So, this Dashamuladi Kashaya. Is any idea it is available? Dashamuladi Kashaya. Vidradhau Vulli Vettadukadi Kashaya. Previously available by Afali Pharmacy in Nagar Palashapushpa, so but not now. Okay. But then Palashapushpas are available in plenty. That's it. When they are available, of course. But we may. तुम्ही बनवत होता ना पूर्वी Unity Pharmaचा होता. There was one from Unity Pharma before. Nimbadi widely used in Mukhadoshika. Okay. We may think of this. Of course, when there is Rakta Dushti and Pitta Pradhanya, then Nimbadi is fine. Lashona Latakaranja Shunti Erandamula Gunjamula. So this is Vedana rather. This might be tried in ovarian cysts. Whether this is available, Vidradi. Saindhavalavana and Erendatayil. So Lashuna Latakaranja, these are good in ovarian cysts or something. Mula Iladi Kashaya. Mula Ila. Komala Patra. Jiraka Yugala. Valara. Shemada. Daruharidra Patra. Shakralata Mula. Gunja Mula.
Chukki Shunti. Found Bruhat Vamsha and Punarnava with the above decoction. Afterwards, the paste should be used as an external application. Antarvidradhi Janya Shrotha. Antarvidradhi Janya Shrotha. Antarvriddhi. Hedam. Don't know, this might be Malayalam. Moola Iladi Kashaya. This is external application. Antarvriddhi. So this is something typical. Antarvriddhi. रास्नायष्ट्यमृतैरण्ड बलागोक्षर साविता क्वाथोऽन्तर्वृत्तिं हन्त्याशु ऋतुतैलेन मिश्रितः. So the above preparation may be tried in strangulation hernia. It is a very difficult situation to treat, and generally surgery is performed, emergency surgery. But even then, there can be torsion of the testicle, etc., and this can be very troublesome. So external use, this is fine. Rasnayashti Amrita Erenda Balak Ukshura Quatha with Erenda Tail. Rasnayashtadi Kashaya. Is this available, Rasnayashtadi? Antarvriddhi. Vidala Chitra Mooladi Kashaya. Vidal. Vidanga Moola Chitra Yor Moolam. Chitra Moola. Chukkam Shunti Ellam Tila. Palashatva. Paribhadra Tolu. Paribhadratva. Gulma. With Induppu, Sendava Lavana and Kayam Hingu. Shula Moola Eladi Kashaya. Vanshapatra Shunthi Pakva Narikela. Jalam Yasya Swayam Shushkam Bhavati Tasya Majja Atra Grahya. So when it is dried on its own, then Majja to be taken. Ajamoda Vrishchivha Punarnava. Induppu Sendava Lavana and Hingu. Shula. So Vanshapatra Pulatha Pakva Narikela. Vidalin Vara Veradi Kashaya. Vidanga Moola Kadaladi Apamarga Moola Bhusuram Maram Palasha Shunti Dashuna Pulatha. Very difficult to say. Bilva Agnimantha Prishtiparani Avannaki Erenda Moola. Internally with Kayam Hingu and Kana Pippali Sendhava and Kshara Shula. So these are all for Shula. Shulam Narte Nilat. There is no pain without Vayu. And Vayar Dhatukshat Kopo Margasyavarane Nava.
तो धातुक्षयजन्य और मार्गावरोधजन्य. And these all seem to be useful for Margavarodojanya Vata Prakopa. So they are always with Hingu and Sandhava. So may we think about this in Margavarodojanya Vata Prakopa also. एरंड बिल्वादि कषाय. एरंड बिल्व बृहति द्वय मातुलंग पाषाण वित्रिकट्टु मूल कृत कषायः सक्षार हिंगु लवणो उर्बुतैल मिश्र श्रोण्यवस पृष्ठ रुत्स्तन रुपेक्षया. रासना यष्ट्यादी हा पाठ शारंगधरात पण आहे. वृद्धिमंत्र भवम जयेत अशी फलश्रुती आहे. वेदस्सर वापरतात. ओके. एरंड बिल्व बृहती द्वय बृहती and कंठकारी मातुलुंग पाषाण भेद त्रिकटु मूलक हृदय स्तन रूपेक्षया. रूपेक्षया is nothing. क्षार हिंगू लवण and uru एरंड तैल. क्षार हिंगू लवण उर्बुत तैल मिश्रः श्रोण्य अंश पृष्ठ हृदय स्तन रुजापेक्षया. That might be the key. स्तनोरु पाहिजे. स्तन and uru वेदना. पेक्षया has no meaning. श्रोणी अंश पृष्ठ हृदय स्तनोरु. हा हिंदीत काही वेगळा पाठ आहे का? स्तनोरुपेक्षया. This is something strange. Anyway, I conclude it over here and we'll switch over to Kodatkar sir Punyatithi and such. So कायवाक चेतसायो भूत आयुर्वेद रतसदा आयुर्वेद स्वरूपाय माधवाय नमो नमः. ये श्लोक मैंने जो आयुर्वेद सर के लिए जो वीडियो नहीं एक्चुअली फिल्म बनाई गई 3-4 बरस पहले जब ये 25वीं पुण्यतिथि हुई थी, तो उस समय में मैंने वो श्लोक रचा था. और फिलहाल एक बार वो फिल्म देखते समय मुझे वो याद आया कि ये सर के बारे में मैंने लिखा हुआ श्लोक है. कायवाक चेतसा यो भूत आयुर्वेद रत सदा. यहाँ कायवाक चेतसा सदा आयुर्वेद रतः अभूत आयुर्वेद स्वरूपाय माधवाय नमो नमः. और आयुर्वेद स्वरूप जो बन गए हैं उन माधव कोलटकर सर को मेरा प्रणाम. अभी 28 बरस हो गए सर का देहांत होने के बाद. 1992 6 नवंबर 1992 उस दिन उनका देहांत हुआ था. और हम तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में थे. वहां फिर एक वार्ता आई कि सर का एक्सीडेंट हो गया है इस प्रकार का और उनको ससुन लेके गए हैं. तो हम दौड़े. तब तक तो कुछ मालूम नहीं था. ससुन में पहुंचने पर मैंने पूछा तो पता चला कि पोस्टमार्टम के लिए बाड़ी चली गई. तो फिर
ये बहुत ही बड़ा सदमा था। और दूसरे दिन शोक सभा हुई और फिर उसमें सभी ने जिक्र किया कि उनका कार्य आगे चलाएंगे, इसलिए कोलटकर प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। सर 1962 में, हाँ 1962, हाँ आयुर्वेद प्रवीण DSSC, और उनकी एक कथा उस फिल्म में भी बताई गई है कि हरिभाऊ परांजपे सर के पिताजी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए आपके लड़के की, तो वो आयुर्वेद में एडमिशन ले ले इस प्रकार से। और फिर इस तरीके से उनका अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में एडमिशन हो गया। उनके बाद उनकी बहन मंदाताई, उनकी भी एडमिशन हुई। और कोलटकर सर ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि एलोपैथी क्या होती है, उसकी प्रैक्टिस कैसी होती है वगैरह। मैंने आयुर्वेद सीखा है तो मैं आयुर्वेद ही करूँ, ऐसा उनका मंतव्य था। और वो वेदांत लेके एमए उन्होंने पूरा किया था। और संस्कृत अच्छा था। तो उस समय तो आयुर्वेद की परिस्थिति बिल्कुल बेकार थी। और केवल ये घराने वाले वैद्य छोड़कर कोई भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं कर रहा। वैसे पूना में दो परंपराएं हैं, एक लावगंकर परंपरा और उसी से जन्म हुई नानल परंपरा या मामा जोशी परंपरा, चंद्र जोशी परंपरा। तो उनके गणेश शास्त्री जोशी और नानल परंपरा में पुरुषोत्तम शास्त्री नानल और फिर मधुवन्ना नानल, इन लोगों को छोड़कर आयुर्वेद की प्रैक्टिस थी ही नहीं। और एलोपैथी का बहुत ज्यादा वर्चस्व था और उसमें काफी कारण भी थे उसके लिए, क्योंकि जो भी तरक्की एलोपैथी में हुई है, जैसे ये एनालिसिस की खोज हुई, फिर एंटीबायोटिक्स आ गए, फिर स्टेरॉइड्स आ गए, फिर हार्मोन्स आ गए, और शस्त्रकर्म में काफी तरक्की हुई, एनेस्थेसिया में काफी तरक्की हुई, तो शस्त्रकर्म में काफी तरक्की हुई और पूरा समाज बह गया, वैद्य भी बह गए, जो भी आयुर्वेद करना चाहते थे वो भी उसमें नहीं रहे। तो बहुत ही कम वैद्य इस प्रकार के रहे कि जिन्होंने आयुर्वेद की प्रैक्टिस की। उनमें से एक कोलटकर सर थे। लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा उन्होंने सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस करना या अपना मकसद नहीं माना, और इस स्थिति को कैसे सुधारेंगे इसके बारे में मूलभूत चिंतन उन्होंने किया। तो उनके ध्यान में यह आया कि जो करिकुलम बदल गया, खास करके पंडित शिव शर्मा ने MBBS का अभ्यासक्रम जैसा है उसी प्रकार का BAMS का अभ्यासक्रम होना है ताकि उसको इक्विवेलेंस मिले, ये जो प्रयास किया। वहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो यहाँ पे शारीर है, वहाँ पे द्रव्य विज्ञान है तो यहाँ पे द्रव्य गुण है, फार्माकोलॉजी है तो यहाँ पे द्रव्य गुण है वगैरह, इस प्रकार का अभ्यासक्रम निर्माण किया। उससे इक्विवेलेंस तो मिला, लेकिन मूल ग्रंथों का जो अध्ययन हो रहा था उस समय तक, वो परंपरा ही खंडित हो गई। सिलेबस के अनुसार कुछ लोगों ने किताबें लिखी और महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ काफी महाविद्यालय निर्माण हुए। अभी भी पूरे देश के हिसाब से आधे महाविद्यालय केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। और ये सब पॉलिटिकल है, कि पैसे कमाना यही उद्देश्य है, आयुर्वेद का कुछ देना देना इस प्रकार का नहीं है उसमें। और फिर जो पीढ़ियां बनती रही वो इसी प्रकार के क्रमिक पुस्तकों को लेकर पीढ़ियां बनती रही, जिनका कुछ मूल ग्रंथों से संबंध ही नहीं था, प्रैक्टिस करने का भी सवाल नहीं था,
एक जनरल ट्रेंड ऐसा था कि एक डिग्री ले लो और एलोपैथी की प्रैक्टिस करो, बस बाकी कुछ करना नहीं। तो इस स्थिति को कैसे सुधरे? तो उन्होंने इसके बारे में सोचा कि एक तो संस्कृत का अध्ययन बढ़ना चाहिए, मूल ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, उनके टीकाओं के साथ अध्ययन होना चाहिए। और दूसरी चीज आयुर्वेद प्रैक्टिस देखनी चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए। और जब तक ये प्रैक्टिकल साइंस है, जब तक इस प्रकार से उसका अनुभव नहीं लेंगे तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा, और श्रद्धा पूर्वक या विश्वास पूर्वक प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो उस जमाने में जो भी वैद्य थे उनके पास छात्रों को भेजना सर ने शुरू कर दिया, शुरू से ही, फर्स्ट ईयर से। तो लोगों ने ठिकरा दिया, हाँ ये कैसा होगा, अभी इसको कुछ भी पता नहीं है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी मालूम नहीं है, द्रव्य गुण मालूम नहीं है, निदान मालूम नहीं है, चिकित्सा मालूम नहीं है, ये क्लिनिक में आकर क्या करेगा? तब जब ये हादसा मामा जोशी के साथ हुआ, तो पलट कर सर खुद उस छात्र को लेकर मामा के पास चले गए और उन्होंने बताया ये आपके यहाँ आएगा कल से, आपकी अनुमति है नहीं है कुछ सवाल ही नहीं है, ये आएगा आपके पास बस। बेटो, इस प्रकार से। और इससे काम चला। फिर उनको भी पता चला कि हाँ फर्स्ट ईयर से आएंगे तो जरूर ये वैद्य बनेंगे, नहीं तो ये वैद्य बनने का कोई आसान नहीं है बिल्कुल, इस प्रकार से। अब साथ में सर ने अध्यापन शुरू कर दिया। अभी जहाँ वेदस का क्लिनिक है वहाँ एक जगह थी, मंदिर था, अदिति मामन इस प्रकार का। और उस मंदिर में सर ग्रंथों को सिखाते थे या विषयों को सिखाते थे, ऐसा था। तो छात्र वहां पे आते थे। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सुबह 8 सवा 8 बजे चलता था, 9 साढ़े 9 बजे तक चलता था, हफ्ते में 3 4 बार इस प्रकार का चलता था। और फिर जो विद्यार्थी उनके यहाँ क्लिनिक में जाते, उनको वो टीका पढ़ाने के लिए सिखाते, मैंने भी वहीं पे टीका पढ़ना सीखा। और मैं बात कर रहा हूँ 74 75 साल की, जब उनका सुबह भी क्लिनिक रहता था और मैं काफी समय सुबह के लिए क्लिनिक में जाता था। उस समय ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी। 12 वर्ष उनके प्रैक्टिस को हो गए थे, 62 में उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन शाम का क्लिनिक अच्छा रहता था, सुबह का उतनी भीड़ नहीं रहती थी। तो हम ये फौरशुआ की पुड़िया बनाते थे और साथ में टीका पढ़ते थे, सबके साथ। 1 2 बरस तक ये चला, फिर सर ने सुबह की प्रैक्टिस बंद कर दी और वो कंसल्ट करके यहाँ जाने लगे सुबह की प्रैक्टिस के लिए। तो ये भी मेरे लिए बड़ा धक्का था, क्योंकि 12 बरस के प्रैक्टिस के बाद कोई व्यक्ति आयुर्वेद फिर से प्रैक्टिस सीखने के लिए किसी के पास जाए, बड़ा अजीब प्रकार का चक्कर है। और फणसलकर सर उस समय भी बुजुर्ग थे, उनकी उम्र करीबन 75 साल की थी। हाँ, मैं भी उनके पास जाता था, मैं शाम को जाता था इस प्रकार से। और सर ने बहुत सारे यशस्वी चिकित्सक देखे थे, वेणुमाधव शास्त्री जोशी, भाग्यवती, ये उस समय के बुजुर्ग व्यक्ति थे। फिर भी फणसर का कहना था कि फणसलकर की जो विचारधारा है वो अटूट है, वो लाजवाब इस प्रकार की है। तो इसलिए वो उन्हीं के पास सीखने के लिए जाना चाहते थे। हाँ। अब जब मैंने पूछा कि मैं किसके पास जाऊं, तो उन्होंने बताया तुम कंसल्टेंट के पास जा ही रहे हो तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही कायम रखो इस प्रकार से। लेकिन जो दृष्टि उन्होंने दिखलाई कि मूल ग्रंथों का अध्ययन उनके टीकाओं के साथ और प्रैक्टिस, ये दोनों करते रहना,
फिर सर ने मुझे बहुत सारे लोगों के पास भेजा। वेणुमाधव शास्त्री जोशी बम्बई में मैं 2 महीनों के लिए, एक बार 1 महीना गया, फिर दूसरे वर्ष में फिर से एक बार 1 महीने के लिए गया। और उस समय मैं कानिटकर शास्त्री के पास भी जाता था, कृष्णा जी कानिटकर जो ठाकुर द्वार में थे। ये दोनों बुजुर्ग आदमी थे। और मुझे अंततः 2 दिन रहने का भी मौका मिला वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के साथ। ये बड़ा अजीब माहौल था उस समय में, क्योंकि अष्टांग संग्रह में बताया गया है कि गुरु के सोने के बाद सोना और गुरु के उठने से पहले उठना। अब उनकी तो नींद बहुत कम हो गई थी, वो भी करीबन 80 साल के इस प्रकार के थे। तो 11 साढ़े 11 बजे सोते थे। और सुबह वो भी 5 बजे उठ जाते थे। उनके पहले तो उठना मुश्किल था, लेकिन उन्हीं जी के साथ उठकर फिर हम शिवाजी पार्क में रहते थे, समुद्र पर जाते थे। और थोड़े लाल रंग के शुक्ति वो दिन में एक दो ही मिलते थे, वो हम लेके आते थे और फिर उनका वो पसंद बना। और फिर नहा के 8 बजे प्रैक्टिस के लिए बैठ जाते। उनकी उस समय में कंसल्टिंग फीस 100 रुपए थी, जो आज के 10,000 या उससे भी ज्यादा होगी। और महीनों के औषध भी बहुत ज्यादा महंगे थे। तो एक आध दूसरा रुग्ण रहता था, ज्यादा लोग नहीं रहते थे। तो अगर मरीज है तो मरीज को देखना है, नहीं है तो सिर्फ वाचन करते रहना है, पठन करते रहना है। फिर 11 बजे खाना खा लेते थे और वो थोड़ी देर देर के लिए सोते थे, मुझे कुछ काम सौंप देते थे, ये काम करो इस प्रकार से। और फिर 3 बजे वाद्य गुर्जर वगैरह लोग उनके पास आते थे पढ़ने के लिए। तो 3 से 5 तक वो सिलसिला चलता। 5 से 8 बजे सिर्फ प्रैक्टिस। अगर ऐसा ही, अगर मरीज आते हैं तो देखना है, नहीं तो पढ़ते रहना। 8 बजे खाना खाना, और फिर जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ते रहना। बाकी दूसरा कुछ व्यवहार ही नहीं इस प्रकार से। तो मैं 2 ही दिन था, लेकिन अगर मैं ज्यादा दिन रहता तो शायद बीमार हो जाता। लेकिन इन लोगों ने अपना पूरा आयुष इसके लिए समर्पित कर दिया था। कोलटकर सर का भी ऐसा ही था। हम रात को उनके क्लिनिक में कभी कभी जाते थे और 11 साढ़े 11 बजे तक कुछ चर्चाएं चलती रहती थी। मैं बम्बई के लिए उनके साथ बम्बई के प्रैक्टिस के लिए जाता था शुरू में 80 से 90 तक। तो ये बड़ा अभूतपूर्व अनुभव रहता था। मैं, सर, प्रमोद कुलकर्णी, संजय पेंडसे और शेंडे, माधव शास्त्री शेंडे, हम 5 साथ में रहते थे। और सिंहगढ़ से जाना और डेक्कन क्वीन से वापस आना, तो 4-4 घंटे मिल जाते थे। और काफी बातें उसमें होती थी। किसी के भी साथ ग्रंथ नहीं रहते, फिर भी सभी की ग्रंथों की उपस्थिति सर के तो ग्रंथों की उपस्थिति बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी जो संदर्भ वो बताते, मैं सब याद रखता था कि हाँ ये इस प्रकार का संदर्भ है यहाँ के है। तो उसके आगे उसका ऊपर वार्तालाप इस प्रकार का होता रहता था। और सर ने काफी हद तक बहुत सारे चीजों में
विचार विमर्श किया था कि आयुर्वेद भारत में कैसे बढ़े, विदेशों में कैसे बढ़े, शासकीय स्तर पर किस प्रकार से हमें काम निपटाना है, राजकीय स्तर पर किस प्रकार से काम करना है। और उनकी एक कल्पना थी कि फर्स्ट ईयर से लेकर छात्र उनकी मुलाकात करें। हमने ये प्रयोग तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में किया, वो ज्यादा नहीं हो पाया समय की पाबंदी के अनुसार, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही अगर विद्यार्थी उनको मिलता था तो वो उसकी क्षमता क्या है, संस्कृत अच्छा है नहीं है, औषधि निर्माण में कुछ क्षमता है क्या, सिखाने कुछ क्षमता है क्या, और घर की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, माँ बाप पिता वगैरह उनका अध्ययन कहाँ तक हुआ है, और जाति भी कौन सी है, अगर गवर्नमेंट में जाना है तो रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, वहां पे भी अच्छे लोग जाने चाहिए इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो उसको कुछ सलाह देते थे कि तुम इसके लिए ज्यादा प्रयास करो। जैसे साने, उसने पहले ये फार्मेसी का कोर्स किया था विवेक साने ने। तो सर ने उसको सुझाव दिया कि तुम फार्मेसी में ही ज्यादा ध्यान दो और आयुर्वेद की औषधियां कैसी बने इसके बारे में सोचो, इस प्रकार से। नवीन चंद्र घोटने को उन्होंने कहा था कि तुम गवर्नमेंट सर्विस में जाने की कोशिश करो। वो किया नहीं उसने, वो अपने ईएनटी में स्पेशलाइजेशन किया और ईएनटी का अस्पताल डाला एलोपैथी का पूरा। लेकिन इस प्रकार से लोगों को उन्होंने सुझाव दिए थे, और ये अगर उस प्रकार से हो जाता तो शायद दृश्य कुछ अलग इस प्रकार का होता। अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि जो छात्र क्लिनिक में आते हैं वो भी सलाह नहीं पूछते आगे क्या करे कैसे करे इस प्रकार, बाकी लोगों की तो बात छोड़ो। उस समय में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग था गुरु और शिष्यों में। और मुझे तो पक्का याद है कि आयुर्वेद के बारे में तो छोड़ो, लेकिन किसी निजी प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम उनके पास जाते थे। सर ऐसा ऐसा है, क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से मैंने कई बार उनसे सलाह ले ली है। जब अशोक परांजपे मेरे साथ था और उसने निश्चय कर लिया था कि हम संस्कृत सीखेंगे, और वेणुमाधव शास्त्री जोशी, वेंकटेश शास्त्री जोशी उस समय लंदन से भारत में आए थे, पुणे में आए थे, और वो संस्कृत को पुनरुज्जीवित करना चाहते थे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। तो हमने उनके यहाँ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी सीखना आरंभ किया, संज्ञा संधि और कारक प्रकार। वो ऐसे ही था, केवल ज्ञान के लिए ज्ञान इस प्रकार का। फिर उन्होंने संस्कृत विशारद द्वितीय वर्ष का आरंभ किया और मैंने उसमें एडमिशन ले ली। परांजपे ने भी ले ली, अशोक परांजपे ने, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। मैंने अकेले ही वो कोर्स पूरा किया। तो उस समय में घर वाले बोल रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, उसके साथ में ये संस्कृत का क्या झमेला है, ये नहीं हो सकेगा वगैरह वगैरह। तो कोलटपुर सर मेरे घर पे आए, हाँ, और उन्होंने मेरे माता पिता को बताया कि जो मैं कह रहा हूँ वो उस दृष्टि से कह रहा हूँ, उसका फायदा उसको जरूर मिलेगा, उसमें कैपेसिटी है, तो इसको करने दो। ये course। फिर मेरे माता पिता ने बात मान ली। और जब ये त्रिस्कंद कोश का कार्य करना था तो कलेक्टर सर के मन में मेरा नाम पहले से ही मौजूद था कि उसका कार्यकारी संपादक बनने के लिए। उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम्हें इस कोश में आना है। तो उस समय में ऐसा था कि कुलटकर सर ने इस्तीफा दे दिया था अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय से, जहाँ बहुत पॉलिटिक्स था।
और उन्होंने ससून अस्पताल में असिस्टेंट ऑनरेरी पोस्ट का स्वीकार किया। यहाँ 18,000 पगार था तनख्वाह थी अष्टांग योगा में, वहां पे 250 रुपए वो मानधन था। लोगों की दृष्टि से ये मूर्खता थी इस समय में। लेकिन सर की प्रैक्टिस अच्छी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था आर्थिक दृष्टि, और कैलाश जी उनका भी अच्छा चल रहा था, वो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वहां से तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में उनकी नियुक्ति हुई पार्ट टाइम कोऑर्डिनेटर कर, और फिर यहाँ पे त्रिस्कंद कोश का कार्य आरंभ हो गया। तो सर ने मुझे बताया कि ठीक है तुम, हाँ, अष्टांग छोड़ दो और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में इस कोर्स प्रोजेक्ट में आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। वो शायद उनका कुछ कटु अनुभव इसके बारे में रहा होगा। उन्होंने 2-3 बार मुझसे पूछा तुम आओगे ना। मैंने कहा आपने कहा है तो कोई मेरे मन में दूसरा सवाल ही नहीं उठता कि आशंका कोई भी नहीं रहती। आपने बताया तो बस करना है, बाकी क्या करना है, गुरु ने आदेश दिया है तो करना है, बाकी कुछ नहीं। उस समय मैंने नया क्लिनिक खुलवाया था, उसका कर्जा था, और मैं एक परमानेंट जॉब छोड़ के एक टेम्पररी जॉब में जा रहा था। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि जब भी कभी मुसीबत आई है तो गोलटकर सर ने मुझे आर्थिक मदद भी दी है। ऐसा नहीं है कि वो, बहुत सारे लोगों को उन्होंने आर्थिक मदद दे दी, और जो आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं उनको भी दे दी। बीएमएस होकर एलोपैथी प्रैक्टिस करने वालों को भी कुछ लोगों को दे दी। तो मुझे उसमें संदेह नहीं था। एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। मैंने वो लोन रिपेमेंट पहले ही किया, और यहाँ पे तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में शुरू में जो तनख्वाह मिलती थी इस कोर्स के जरिए, वो मेरे लिए काफी थी। और बाद में अचानक सर का देहांत होने के बाद मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और त्रिस्कंद कोश का कार्य पूरा करना यही मेरा मकसद बन गया। इसलिए मैं वहां पे टिका रहा। केवल ये सर ने मुझ पर सौंपा काम है, और मुझे करना ही है, मेरे जीवन का मकसद है, ऐसा समझकर मैं वहां पे टिका रहा, और 19 बरस तक ये कार्य चलता रहा। उस समय मैंने लीन मांगा था कॉलेज में। और हमें मालूम था कि नहीं, लीन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं भी कोलटकर सर के पक्ष का था, और हम अपोजिशन पार्टी में थे, मैनेजमेंट हमारे खिलाफ थी। तो पक्का मालूम था कि लीन कोई देने वाला नहीं है इस प्रकार से। तो सर ने कहा कि उसमें एक पंक्ति लिख दो, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन बिलीव मी। मेरा कंसिडर दिस एज रेसिग्नेशन एंड बिलीव मी। तो उन्होंने वो तुरंत बात मान ली मैनेजमेंट ने, और मुझे मुक्त कर दिया अष्टांग योगा महाविद्यालय से। फिर जब ये सिलसिला तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में चला, तो सर के मन में बहुत सारी कल्पनाएं थी, कोर्सेस नए नए थे। उस समय ये वैरोवेद पदवी का ये अभ्यासक्रम चल रहा था, उसका एडवांस कोर्स हमने निकाला, फिर अध्ययन वर्धन का कोर्स शुरू कर दिया। और फिर डायटेटिक्स वगैरह के बारे में मैंने बाद में उसमें परिवर्तन लाए। लेकिन एक विद्यापीठ की कार्य पद्धति होती है, उसमें बहुत सारा समय निकल जाता है, ये कमिटी वो कमिटी, उसका एक सीक्वेंस रहता है, तो ये काफी झमेला होता है। एक्चुअल काम कम, और इस प्रकार से कागजों का काम ज्यादा, ऐसा ही सभी जगह ही रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर ने मुझे इस काम के लिए पात्र इस प्रकार का समझा, या योग्य समझा। ये मेरे जीवन में एक बहुत ही सुनहरा मौका इस प्रकार का रहा। और उससे जो विजन आ गई, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था त्रिसंध्या के बारे में, हमारी ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी, और अचानक सर का देहांत हो गया।
तो लक्षण कोश के करीबन 40,000 रिकॉर्ड्स भरे हुए थे। उसका कोई आगा पीछा नहीं था, उसके लिए कोई नियम नहीं थे। तो मैं बिल्कुल पागल जैसा हो गया कि कैसे करेंगे आगे, इसको कैसे लेके जाएं। और फिर जब मैंने गहराई में जाकर सोचा कि लक्षण क्या है, उसके साथ जुड़े हुए शब्द कौन कौन से हैं वगैरह, तो लक्षण कोश का स्ट्रक्चर उभर आया। और मैं ये गुरु की कृपा इस प्रकार का ही मानता हूँ। और फिर उसके आधार पर हेतु कोश, औषध कोश, इसके बारे में निश्चय हुए किस प्रकार से उनको करना है। इस तरीके से ये भी उसमें अजीब चीज है कि मैं सोचता था कि एक बार इस प्रकार से विचार करने से जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी कर लेंगे, उपसंपादक जो थे उस समय में। लेकिन उन्होंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था कि अगर ये कार्य मुझे करना है आगे, तो किस दृष्टि से हम आगे बढ़ सकेंगे इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि जब तक ये जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाती, मेरे ऊपर तो अचानक आ गई, और मुझे सिर्फ इतना ही था कि ये सर का कार्य है, मुझे करना ही है, मेरे गुरु का कार्य है, करना है। तो मैंने उसमें से मार्ग निकाला। अभी प्रातिपदिक कोश के लिए यही प्रेरणा है, और इन्हीं से मुझे अनुभव मिला है। तीक्ष्ण कोश का सबसे बड़ा फायदा कौन सा हुआ है, तो मुझे अनुभव मिला इसके बारे में, कोश करने के बारे में अनुभव मिला, कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिली। और इन दोनों का मिलाप कैसे हो, संस्कृत बेस लेकर भी कंप्यूटर और जानकारी, जो ग्रंथों की जानकारी है, उनका मिलाप कैसे करे, ये सबसे अहम चीज मुझे मिली। और कोलटकर सर का ये एक विजन था। कोलटकर सर को भी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उस समय जमाने में कंप्यूटर्स बहुत नए थे। 90 में हमने एक काम आरंभ किया, कंप्यूटर बहुत ही नए थे। और हमें फ्लॉपी डिस्क पर काम कर रहे थे। 20 MB की हार्ड डिस्क होती थी। आज कोई बिलीव भी नहीं करेगा 20 MB की हार्ड डिस्क होती है इसके पास। और जुवेकर सर की पत्नी बैंक में काम करती थी। अभी शायद वो रिटायर हो गई। तो कोलटकर सर ने मुझसे पूछा था कि हम कंप्यूटर पर इसके ऊपर काम कर सकें, और उसने कह दिया हाँ कर सकते हैं। मुझे भी कुछ पता नहीं था कंप्यूटर का काम करता है इस प्रकार से। लेकिन जो विजन उन्होंने दिखाई है कि कंप्यूटर पर ही काम होना है, वो सबसे महत्वपूर्ण था। उस समय डेक्कन कॉलेज में डिक्शनरी प्रोजेक्ट चल रहा था, 100 बरस का, अभी चल रहा है। और 60 बरस उसमें से निकल गए थे, अब कुछ भी नतीजा बाहर नहीं आ रहा था। और वो पारंपरिक रीति से काम, स्लिप बना के काम कर रहे थे, करोड़ों स्लिप्स है। ये मूर्खता है। अब के जमाने में इस प्रकार से काम करते रहना ये मूर्खता है। फिर वो सीडैक वाला रामानुजन उनको मिला, उसने कुछ प्रपोजल दिए, और अभी वो कंप्यूटर पे आ गई। टेक्न कॉलेज का काम वो कंप्यूटर में आ गया। इसको भी अभी काफी बरस हो गए। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके लिए बहुत फायदेमंद है, उपयुक्त है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। और एक पारंपरिक वैद्य होने के हैसियत से इस प्रकार की विजन होना, इस प्रकार की दृष्टि होना, ये एक अलग चीज है। और लोग समझ ही नहीं पाए ये जो काम है, त्रिस्कंद कोश का काम है, ये वैद्य भी समझ नहीं पाए क्या किस प्रकार का काम है। और अभी मैं जो कर रहा हूँ प्रातिपदिक कोश का काम, वो भी लोग नहीं समझ पाए। जब ये पूरी तरीके से बाहर निकलेगा, तभी लोगों को एहसास होगा कि इतना बड़ा काम है इस प्रकार से। वास्तव में 20वीं सदी में आयुर्वेद का क्या काम हुआ, ये अगर गिनती करेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से, तो त्रिस्कंद कोश का काम और प्रातिपदिक कोश का काम, ये ऐतिहासिक काम रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो ये जो विजन उन्होंने दिखाई विशेषतः संशोधन के बारे में, ये बहुत ही सराहनीय इस प्रकार की है। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु हमें मिले इस प्रकार से, और पूरा जीवन उन्होंने विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए व्यतीत किया। तो सभी के लिए मार्गदर्शक इस प्रकार के रहे। और हर क्षेत्र में उन्होंने मार्गदर्शन किया, ऐसा नहीं केवल आयुर्वेद क्षेत्र में मार्गदर्शन किया, ऐसा भी नहीं। अच्छा, 28 बरस बीतने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि उनकी याद नहीं आई। इस ग्रंथ का पढ़ने की प्रेरणा जो है, वो उन्हीं से प्राप्त हुई है। वो खुद हर चातुर्मास में एक ग्रंथ पढ़ते थे। और इसीलिए ये ग्रंथ का पढ़ना आरंभ हुआ, या गुरुकुल आरंभ हुआ। क्या आज यहीं पे रुकते हैं? अच्छा, अच्छा अच्छा है कि मनोज विरोधी क्या व्याख्यान है कंटिनेंटल फार्मेसिस पर इस पुण्यतिथि के अवसर पर, ऑनलाइन ही है। और हम सभी उसका फायदा उठाएंगे। तो यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। कायवाक्चेतसायोभूत आयुर्वेदरतः सदा, आयुर्वेद स्वरूपाय माधवाय नमः। आयुर्वेद प्रकांडो
वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने प्रणनति सदा वैद्यवचः विरम्यते व्याख्यानकारः